हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। तो 2025 का ये पहला वीडियो है। 2024 बीत चुका है, तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये जो नया साल है इसमें जो स्कैम्स की संख्या है वो इतनी ना हो जो 2024 में रही, क्योंकि 2024 को अगर हम एपिडेमिक्स ऑफ स्कैम कहें तो कहीं से कम नहीं होगा। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। 2024 बीत चुका है, 2024 में क्या रहे साइबर अपराध के आंकड़े भारत में और विश्व में, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद I4C किस तरह का कदम उठा रहा है, यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो किस तरह से कदम उठा रहा है आगे आने वाले सालों में जो साइबर अपराध है उसको कम करने के लिए। और फिर बात करेंगे वो कुछ स्कैम्स के बारे में जो कि पिछले साल टॉप पर रहे, सबसे ज्यादा होने वाले स्कैम, सबसे ज्यादा पैसे इसमें गए हैं, उन स्कैम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का प्यार लगातार चैनल पे मिल रहा है, लोगों को अवेयरनेस की पूरी कोशिश जारी है, पर इस कोशिश में थोड़ा सा एफर्ट्स आप भी लगाइए। इस तरह का कोई कंटेंट आपको किसी भी चैनल का हो, अगर आपको लगता है कि काम का है, अवेयरनेस का है, तो उसको शेयर कीजिए, लोग दोस्तों तक पहुंचाइए, रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, ताकि उनके साथ भी किसी तरह का साइबर अपराध ना हो सके। जो भी नए तरीके आते हैं, अखबार में कोई हेडलाइन पढ़िए, आपको लगता है कि हाँ ये कुछ नई चीज है, इसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, इंटरनेट पर ढूंढने की कोशिश कीजिए। आजकल कोई भी नई चीज कहीं भी कोई लालच के तौर पर आपके सामने आए, कोई आपको ना रिवॉर्ड है, कोई आपने जीत लिया है, कुछ आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं, तो एक बार उसके बारे में गूगल जरूर करिए, एक बार उसके बारे में यूट्यूब पर जरूर देखिए, कुछ ना कुछ उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 2025 का पहला वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहला और सबसे बड़ा आंकड़ा जो आ रहा है वो ये है कि पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड में 2024 में 85 लाख करोड़ रुपए का साइबर अपराध हुआ है। इतनी बड़ी संख्या, अब आप समझ सकते हो कि कई कई देशों की इकोनॉमी के भी 10 गुना से भी ज्यादा ये संख्या है। 85 लाख करोड़ रुपए की साइबर ठगी 2024 में हुई है। वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूं। अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया में 57 लाख करोड़ की साइबर ठगी के जो मामले हैं वो सामने निकल करके आए हैं। और अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत की जो 2024 रहा है उसकी पहली छमाही के आंकड़े निकल करके आए थे, जिसमें कि 11,000 करोड़ रुपए जो है भारतीयों ने गंवाए थे साइबर अपराध में पड़ करके, जिसकी संख्या ये होती है 60 करोड़ रुपए पर डे, यानी कि प्रतिदिन 60 करोड़ रुपए लोगों ने, भारतीयों ने गंवाए हैं साइबर अपराध में बढ़ करके 2024 में। और आपको ये बताता हूं कि ये संख्या पूरी तरह से अधूरी है, कम से कम भारत की अगर बात की जाए तो, क्योंकि यहां पर ज्यादातर अपराध जो होते हैं वो दर्ज ही नहीं किए जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जाने कितने लोग मुझे आकर के बताते हैं सर 10,000 चले गए, 5,000 चले गए, 50,000 चले गए, 1 लाख चले गए। अरे सर पुलिस में, हम बताते हैं भाई साइबर क्राइम में रिपोर्ट करो, तो बोलते हैं अरे सर वहां रिपोर्ट करने से क्या होगा, पैसे मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यही होता है, पैसे मिलेंगे क्या। मैं कहता हूं भाई कोशिश तो करो, कोशिश करोगे तो मिल सकते हैं। फिर उनके उदाहरण होते हैं कि सर मेरे उस दोस्त ने ऐसा किया था, उसके पैसे नहीं मिले। फिर YouTube पे भी कई सारे वीडियो ऐसे बने हुए हैं जहां पर ये एग्जाम्पल के तौर पर निकल आता है कि हमने तो कंप्लेंट किया था बट कुछ हुआ नहीं। ऐसे एक्सपीरियंसेस लोगों के हैं। इस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जाने कितने लोगों से डेली बात करता हूं और बहुत सारे लोगों का यही कहना होता है कि यार मिलना तो कुछ है नहीं, क्या फायदा, धक्के खाएंगे ये वो। और छोटे अपराध तो बिल्कुल दर्ज नहीं होते। इनफैक्ट साइबर क्राइम वाले खुद भी इंटरेस्टेड नहीं होते छोटे अपराधों को दर्ज करने के लिए। कई जगह पर ऐसे निकल करके आया है कि लोग जब थाने पहुंचते हैं, थाने वाले बोलते हैं क्या 10,000 रुपए के लिए तुम जो है रिपोर्ट कराने चले आए, इसमें मिलना जाना कुछ नहीं है, तुमने अपने आप दिए हैं, कुछ होगा नहीं। बैंक भी नीरस है इसको लेकर के, बैंकें भी उस हिसाब से सपोर्ट नहीं करती, आपके पैसों की रखवाली का काम जो उनको दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरतती हैं। तो ये जो आंकड़ा है जो 60 करोड़ पर डे का है, जो पहली छमाही में है, हालांकि जो अगली छमाही थी 2024 की वो और ज्यादा भयंकर थी, उसमें और ज्यादा अपराध थे। तो अगर पूरा आंकड़ा निकल करके आएगा तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा टूल कौन सा था साइबर अपराध करने के लिए। तो यूनियन होम मिनिस्टर की तरफ से एक आंकड़ा निकल करके आया था, एक स्टैट्स निकल करके आए थे, उसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा अपराध जो है वो सबसे ज्यादा अपराधियों ने टारगेट किया व्हाट्सएप पर, नंबर 1। उसकी लगभग 44,000 कंप्लेंट्स आई हैं पूरे साल में। 2024 में 44,000 कंप्लेंट्स आई हैं व्हाट्सएप के अगेंस्ट, की व्हाट्सएप पर उनके साथ ठगी हुई है। उसके बाद
टेलीग्राम है 22,680 और उसके बाद है इंस्टाग्राम जिसमें 19,000 के आसपास की कंप्लेंट्स है, और फिर फेसबुक और यूट्यूब से मिलाकर के कुछ 7-8 हजार कंप्लेंट्स इनके खिलाफ आई हैं कि इनके साथ, लोगों के साथ इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ठगी की गई है। तो ये तो हो गई प्लेटफॉर्म्स की बात। अब बात करते हैं कि भारत में अच्छा जो साइबर अटैक होते हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पे, इकाइयों पे जो साइबर अटैक होते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 रहा अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज्यादा साइबर अटैक किए गए, यानी कि 140 ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जिनके ऊपर साइबर अपराधियों ने साइबर अटैक किया था। दूसरे नंबर पे रहा भारत, जहां पर 95 इंस्टीट्यूशंस, 95 इकाइयों पर साइबर अटैक किया गया। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है इजराइल। इजराइल में भी तकरीबन 57 यूनिट्स के ऊपर जो है साइबर अटैक किया साइबर अपराधियों ने। तो इस तरह से अटैक क्यों करते हैं आपको पता ही होगा, रैंसमवेयर के लिए करते हैं। जो बड़ी इकाइयां होती हैं उसका डेटा चोरी किया जाता है, फिर उसका इस्तेमाल साइबर ठगी के लिए किया जाता है, या फिर उन बड़ी इकाइयों या उन बड़ी कंपनियों को पूरा सिस्टम उनका हैक करने के बाद, साइबर अटैक करने के बाद उनसे रैंसमवेयर मांगा जाता है, उनसे करोड़ों रुपए ठगे जाते हैं, उनसे कहा जाता है इतना पैसा क्रिप्टो के फॉर्म में दे दो। आपने देखा होगा यूपीएसआरटीसी के केस में भी ऐसा ही हुआ था पिछले साल की। यूपीएसआरटीसी की पूरी वेबसाइट हैक कर ली गई थी, उत्तराखंड के तमाम सारी सरकारी वेबसाइटें हैक कर ली गई थी। और रैंसमवेयर में यही होता है कि वेबसाइट के डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए एक मोटी रकम मांगी जाती है कि इतना पैसा दे दोगे तो हम आपकी वेबसाइट को डिक्रिप्ट कर देंगे, या जो भी डेटा है आपका डिक्रिप्ट कर देंगे, अदरवाइज तो हमने उसको इनक्रिप्ट करके रखा है जो कि कोई खोल नहीं सकता आपका डेटा, तो वो यूजलेस होता है। ठीक है, आपको बता दूं कि भारत में 2024 में पर डे लगभग जो I4C की जो वेबसाइट है cybercrime.gov.in या फिर 1930 जो कि साइबर क्राइम का नंबर है, जिसमें कि आप कोई भी आपके साथ कोई साइबर अपराध होता है तो आप कंप्लेन करने के लिए 1930 पे कॉल करते हैं, तो प्रतिदिन पूरे इंडिया में लगभग 7,000 से 8,000 कॉल्स लोगों की जा रही हैं। यानी कि 7,000 से 8,000 कंप्लेंट्स रोज दर्ज होती हैं रिगार्डिंग दिस साइबर क्राइम कि मेरे साथ साइबर अपराध हो गया है। 7-8 हजार एक काफी बड़ा नंबर है। ये तो मैं वो बता रहा हूं जो लोग रिपोर्ट करते हैं, जाने कितने लोग रिपोर्ट नहीं करते और जाने कितने लोग डरते हैं रिपोर्ट करने से, जैसा कि मैंने आपको बताया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार उनका ये कहना है कि सोशल मीडिया का जमकर मिसयूज किया गया है, जमकर अब्यूज किया गया है। सोशल मीडिया पर पेड एडवर्टीजमेंट चलाकर, खासकर फेसबुक और गूगल के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं और फेसबुक यानी कि मेटा के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर पेड एडवर्टीजमेंट चला करके ज्यादातर मामले जो है निकल करके आ रहे हैं, वो पेड एडवर्टीजमेंट चला करके लोगों के साथ ठगी करने के लिए, उनको ल्योर करने के लिए, उनके सामने ऐसी चीजें रखने के लिए जिससे कि लोग उन चीजों में पड़ें, उन अपराधों में पड़ें, उसका इस्तेमाल इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी की पहल के तहत आपने देखा होगा पीछे बीते दिनों काफी लोगों के यूट्यूब चैनल डिलीट हो रहे हैं, काफी लोगों के यूट्यूब चैनल्स पे स्ट्राइक्स आ रही हैं। वो इसी कड़ाई का नतीजा है, यानी कि I4C की तरफ से जो है ऐसा कहा जा रहा है कि I4C ने गूगल और फेसबुक यानी कि मेटा, इनके साथ में टाई अप किया है। इन सभी लोगों को जितने भी ये I4C के पास डेटा जाता है, जो भी ये साइबर अपराध के बाद लोग भेजते हैं कि हमने यहाँ से देखा था या ये लिंक थी, तो जो भी रिपोर्टिंग होती है उसके बाद इन सब कंपनियों को साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि आपको भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके साइबर क्राइम को कर्व करने के लिए कार्रवाई करनी होगी। इसी के साथ साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है उसने साइबर वॉलंटियर्स बनाने पर जोर दिया है। अब तक बताया जा रहा है कि पिछले साल के मार्च तक के आंकड़े थे, तकरीबन 55,000 साइबर वॉलंटियर्स पूरे देश से बनाए गए थे, जिनका काम ये था कि जो भी कोई गलत कंटेंट वो इंटरनेट पे देखते हैं वो सारा रिपोर्ट करना साइबर क्राइम को, ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके, उनको निकाला जा सके। जैसे बहुत सारे लैंडिंग पेजेस होते हैं जो कि डेटा चुराने का काम कर रहे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारे और भी इलीगल चीजें चल रही हैं इंटरनेट पे हैं। तो जो साइबर वॉलंटियर्स हैं इनको एक काम दिया गया है कि कोई भी इस तरह का अवैध, कोई भी गलत काम, कोई भी ऐसा फेक कंटेंट आपको दिखता है तो उसको रिपोर्ट करें। इसके अलावा I4C ने 2024 में लगभग 6.7 लाख सिम कार्ड ब्लॉक किए हैं। ऐसे सिम कार्ड जिनका इस्तेमाल साइबर अपराध में किया जा रहा था, उनके बारे में रिपोर्टिंग की जाती थी, या फिर जो साइबर इंटेलिजेंस हैं, जो भी साइबर सिक्योरिटी या जो कह सकते हो साइबर फॉरेंसिक्स की टीम जो होती हैं, ये लोग भी इस पे काम करते हैं। और जब इन्होंने देखा कि एक मास लेवल पर इस तरह के सिम कार्ड्स जो कि साइबर अपराध में लिप्त हैं, तो 6.7 लाख सिम कार्ड्स और उसके साथ में 1.32 लाख IMEI भी ब्लॉक किए गए हैं। IMEI क्या होता है? यानी कि ऐसे मोबाइल फोन जिन पर ये सिम कार्ड्स चल रहे थे या जिन पर बदल बदल करके संभावनाएं थी कि ये मोबाइल फोन से साइबर अपराध के लिए जो है सिम कार्ड यूज करके और इन मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही डिजिटल अरेस्ट स्कैम से संबंधित तकरीबन
6000 व्हाट्सएप नंबर्स और तकरीबन 1700 स्काइप आईडीज को भी डीएक्टिवेट किया गया है I4C की तरफ से। वही है, कंप्लेंट आती है, कंप्लेंट आने के आधार पर जो भी स्काइप आईडी बताए, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट का जो स्कैम है वो शुरुआत में स्काइप से ही शुरू हुआ था। पहले व्हाट्सएप कॉल नहीं आती थी, पहले स्काइप कॉल आती थी। तो ऐसे 1700 स्काइप आईडीज को डीएक्टिवेट किया गया है। इसके अलावा I4C का एक और फोकस है इंडिया के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको एजुकेट करने की, उनको ये बताने की, रोज जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उनसे कैसे बचाव करना है, अपने अपने लेवल पे कैसे लोगों को अवेयर करना है, इस एजुकेशन पे I4C का बहुत ज्यादा इस समय फोकस है। वो ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशन, चाहे वो बैंक्स हों, जजेस हों, वकील हों, पुलिस वाले हों, जो भी इसके कंट्रीब्यूटर हैं, जो भी बॉडीज हैं, उनको एजुकेट करने के लिए I4C ने काफी ज्यादा कोशिशें की हैं और आगे भी I4C इसको लेकर के अपना एक बड़ा अभियान चलाएगा जिसके तहत इन सभी को एजुकेट किया जाएगा साइबर अपराध के खिलाफ कि कैसे साइबर अपराध को कर्व करना है, क्योंकि साइबर अपराध कम करने का एक ही जरिया है और वो है अवेयरनेस। तो आप समझ सकते हैं कि लड़ाई बहुत छोटी नहीं है, लड़ाई बहुत बड़ी है। यानी कि 85 लाख करोड़ की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आपके सामने खड़ी हुई है। मैं वर्ल्ड वाइड बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने पिछले साल 2024 में एक शब्द बहुत सुना, वो सुना साइबर स्लेवरी। जी हाँ, साइबर स्लेवरी यानी कि कुछ देश के नुमाइंदे हैं जो कि पूरे विश्व के अलग अलग लोकेशंस में, खासकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे साइबर सेंटर्स बने हुए हैं जहां पर पूरे विश्व से लोगों को लाकर रखा जाता है और उनसे पूरे विश्व में ही साइबर ठगी कराई जाती है, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, बाकी और दुबई, इंडिया। मुझे इतने सारे कॉल्स आते हैं आजकल, फिलीपीन से कॉल आते हैं, कभी मैक्सिको से कॉल आते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया। एंड सिमिलर काइंड ऑफ स्कैम्स जो यहाँ पर रन कर रहे हैं, जो यहाँ पर चल रहे हैं, सेम स्कैम्स वहां पे भी ऑपरेट हो रहे हैं। जब वो गूगल करते हैं, सम हाउ दे गेट माई वीडियोस एंड फिर वो ट्रांसलेट करके, क्योंकि यूट्यूब में आजकल ट्रांसलेशन की भी सुविधा मिल गई है, तो वहां से तक लोग आते हैं। नेपाल हुआ, बांग्लादेश, कुवैत, दुनिया के ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर साइबर अपराध ना फैला हो। अब ये समझते हैं कि 2024 में जो बड़े बड़े टर्म्स हमने क्या सुने, ऐसे कौन से बड़े अपराध थे जो कि 2024 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। सबसे पहला तो पिग बुचरिंग स्कैम। तो ये पिग बुचरिंग स्कैम्स क्या होते हैं? दरअसल इसको अगर हम बहुत सरल भाषा में समझें कि पिग बुचरिंग स्कैम किसे कहते हैं, तो सीधे सीधे तौर पर आपको ट्रस्ट में लेकर के, चाहे वो प्यार से हो, है ना, डेटिंग एप्स वगैरह में आप जाते हो, कोई महिला आपको मित्र मिल जाती है, वो आपको प्यार के झांसे में ले ले, या फिर लालच के झांसे में लेकर के आपको ये विश्वास दिलाया जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए कमा सकते हो। फिर चाहे वो फॉरेक्स के माध्यम से हो, क्रिप्टो के माध्यम से हो, शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से हो, ऐसे किसी भी पैसे लगाने वाली स्कीम्स में आपको बताया जाता है कि यहां पर आप पैसे लगाएंगे तो आप यहां से श्योर शॉट जो है करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। वहां पर आप पहुंचते हैं, आप पैसे लगाते हैं, शुरुआत में आपको कुछ पैसा मिलता है जिससे कि आपका ट्रस्ट गेन किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपका ट्रस्ट गेन हो जाता है, उसके बाद आप बड़ी राशि लगाते हैं, फिर वो अपने नियम कायदे पढ़ना शुरू कर देते हैं कि अब टैक्स लगेगा, अब प्लेटफॉर्म कॉस्ट लगेगा, अब सर्विस चार्ज लगेगा, दिस एंड दैट, और फिर वो आपसे और ज्यादा पैसे मांगते रहते हैं और आपकी जो है बाद में बुचरिंग कर दी जाती है। यानी कि पिग जब खा के मोटा हो चुका होता है तब उसकी बुचरिंग कर दी जाती है। स्टार्टिंग कहां से हुई थी? आपको विश्वास में लेने से। यहां पर बहुत सारे हमने मामले देखे पिछले साल, लाखों करोड़ों रुपए, एक एक आदमी के 19 करोड़ तक गए हैं स्कैम में, जहां पर शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को विज्ञापन दिखा करके, फेसबुक, व्हाट्सएप पे विज्ञापन दिखा करके उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग आपके जैसे जुड़े होते हैं। हालांकि आपको लगता है कि आपके जैसे हैं, पर वो उनके ही बंदे होते हैं जो कि वहां पर उस ग्रुप की तारीफ कर रहे होते हैं, अलग अलग शेयर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, रिकमेंडेशन दी जाती है, बताया जाता है कि कल की रिकमेंडेशन के हिसाब से कितना हमें प्रॉफिट हुआ, 20-20, 30-30 से लेकर के 80-80% तक का मुनाफा दिखाया जाता है। और उसके बाद आपसे शुरुआत में छोटी सी इन्वेस्टमेंट लेकर के आपको रिटर्न के तौर में कुछ पैसे दिए जाते हैं, जिसको देखते हुए आपका ट्रस्ट गेन करते हैं वो, और उसके बाद फिर आपसे बड़ी राशि लगवाते हैं। कोई भी आईपीओ रैंडमली आपको अलॉट कर दिया जाता है, जो कि इतना आसान नहीं होता आईपीओ मिलना, लेकिन उनके जरिए वो आपको एक ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं। और तो और ये एप्लीकेशन आजकल जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकायदा वो गूगल के प्ले स्टोर में रजिस्टर करते हैं। प्ले स्टोर से जाकर के आपसे एक ऐप डाउनलोड कराई जाती है किसी न किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के नाम पर, चाहे वो महिंद्रा ग्रुप के नाम पर हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम पे हो, एक्सिस के नाम पर हो, बड़े बड़े एचडीएफसी, बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम का इस्तेमाल किया जाता है।
और आईपीओ अलॉटमेंट करके आपसे 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करा लिए जाते हैं। उसके बाद आपको जो उनकी ऐप होती है उसमें बड़ी राशि दिखाई जाती है कि भैया आपका जो 20 लाख था वो बढ़ के 2 करोड़ रुपए हो गया, पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता जा रहा है और आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ स्कैम हो चुका है। आप महीने 2 महीने तक इंतजार करते रहते हैं और जैसे ही आप विड्रॉल की बारी आती है वैसे ही वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। आपसे कहते हैं सर्विस टैक्स लगेगा, फिर जीएसटी बोलते हैं, फिर प्लेटफॉर्म कॉस्ट बताते हैं। इस तरह से अलग अलग चार्जेस वो आपसे मांगते रहते हैं। तो ये पैसा आपको कभी वापस नहीं मिलता और आप इस पैसे को बचाने के लिए और ज्यादा पैसे देते चले जाते हैं और इस वजह से लोगों के करोड़ों रुपए इस स्कैम में पिछले साल गए हैं। इसके अलावा पिग बुचरिंग स्कैम में ही एक डेटिंग स्कैम आता है जिसमें अचानक से कोई महिला आपसे व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी माध्यम से जुड़ जाती है, आपसे अच्छी अच्छी बातें करती है, एक अच्छा संबंध बन जाता है और उसके बाद वो आपको रिकमेंड करती है कि भैया ऐसा है कि ये एक बढ़िया सी एप्लीकेशन है, मैं तो इसमें पैसे लगा के पैसे कमाती हूँ और आप भी ये काम कर सकते हैं, आप भी इसमें पैसे लगा करके करोड़ों रुपए बना सकते हैं। तो यहां पर आपको प्यार में पड़ करके इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा है। पहले आपको लालच दिखाकर इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा था। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से होटल रिव्यूज के नाम पर, है ना, गूगल पे रेटिंग देने के नाम पर, प्रोडक्ट को रेटिंग देने के नाम पर इस तरह के रेटिंग स्कैम चले, रिव्यू स्कैम चले, जिसमें कि आपको एक छोटा सा लालच दिया गया कि भाई आप बस 2-3 प्रोडक्ट को रेटिंग कर दोगे तो आपको हर रेटिंग का 50 रुपए मिल जाएगा। बहुत नॉर्मल सा लगने वाला जॉब है। ये भी क्या है, ये भी पिग बुचरिंग स्कैम का ही एक तरीका है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको शुरुआत में एक छोटा सा काम करके उसके एवज में 1000, 2000, 5000 रुपए देने का लालच दिया जाता है और आपको लगता है यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये मैं आसानी से कर सकता हूं। और इसके लिए बकायदा उन्होंने प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं। बकायदा वो आपको व्हाट्सएप से लेते हुए टेलीग्राम पर लेकर जाते हैं। शुरुआत में आपको पैसे दिए जाते हैं, 200, 250, 800, 1000, 2000 तक का कमाने का मौका दिया जाता है और उसके बाद आपकी बुचरिंग कर ली जाती है। यानी कि वहीं पर भी आपको वही सब गेम चालू हो जाता है कि वहां पर आपको बुलाता है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है। कोई एक फर्जी वेबसाइट बनाते हैं वो वजीरेक्स के नाम पर या कॉइन डीसीएक्स के नाम पर और आपसे कहते हैं आपको इन्वेस्ट करना है, इतने राउंड होंगे, उतने राउंड होंगे और वहां पर आपको फंसा करके अगेन पैसे आपको वापस नहीं मिलते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम पिछले साल देखने को मिला। हालांकि ये स्कैम 3 साल से चल रहा है बट पिछले साल काफी बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें पैसे खोए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पिग बुचरिंग स्कैम है जिसमें कि प्यार और भरोसा, थोड़ा मोड़ा पैसा दे करके स्टार्टिंग में आपका लेने के बाद और आपको बड़ा करके बुचरिंग की जाती है, तो ये तो पिग बुचरिंग स्कैम रहा। अब दूसरा एक टर्म बहुत पॉपुलर था, वो था डिजिटल अरेस्ट। अब डिजिटल अरेस्ट तो वैसे 3 साल से चल रहा है, ठीक है। इसको पहले हम फेडेक्स स्कैम के नाम से जानते थे। मैंने ही 2023 के मिड में एक वीडियो बनाया था जिसमें कि दिल्ली में एक डॉक्टर ने 4.5 करोड़ रुपए, एक महिला डॉक्टर थी, उनके साथ 4.5 करोड़ का लॉस हुआ था, उनका स्कैम हुआ था सेम फेडेक्स के नाम पर। और उस समय तक लोग इस चीज को रिकॉर्ड नहीं करते थे। अभी बहुत लोग शिकायत करते हैं कि ये तो अचानक से हर यूट्यूबर को कॉल आने लग गई, हर कोई रिकॉर्ड करके दिखा रहा है। ऐसा अचानक से नहीं हुआ, दरअसल ये पहले से हो रहा था। लेकिन क्योंकि अब पहले मेरे पास भी कॉल आती थी, मुझे पता था फेडेक्स की तरफ से कॉल आई है, तो मैं उठा करके डिस्कनेक्ट करता था। मुझे नहीं पता था कि आगे जाकर के पूरा प्रोसेस कैसे होगा, क्या होगा। मैंने ही पहला वीडियो बनाया था करीब आज से 7-8 महीने पहले, जिसमें मैंने तय किया कि मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्ड करके मैंने बकायदा, मेरी वाइफ ने 5 घंटे की रिकॉर्डिंग करी। उसके बाद भी लोग कहते हैं ये तो प्लांटेड है, ये तो वो है। और यहां पर बता दूं मैं आपको, बकायदा एआई का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि ये स्कैम ज्यादातर कंबोडिया, मलेशिया से ऑपरेट किया जा रहा है, तो जो दूसरी कंट्री के स्कैमर्स होते हैं, अगर वो पाकिस्तानी है तो वो अपना फेस शो करते हैं, लेकिन अगर वो इंडियन है तो वो फेस शो नहीं करते, बकायदा मास्किंग की जाती है। इसका उदाहरण मैं आपको अगले वीडियो में जरूर दूंगा। हालांकि मेरे पिछले वीडियो में भी आप देखोगे तो आपको इतना चेहरे का हिस्सा जो है ना, उसका कलर आप देखोगे वो बाकी के चेहरे से मैच नहीं करता है। तो लिप सिंकिंग नहीं है, वॉइस जो कोऑर्डिनेशन है वो भी नहीं है, और साथ में कई जगह पे ऐसा देखा है जो वो फेस अपना आगे पीछे करता है तो वो हल्का सा फ्लिकरिंग होती है, जो साफ साफ समझ में आता है कि वहां पर एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है या फेस को मास्क किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं डिजिटल अरेस्ट, जिसके बारे में अब चर्चा होने लग गई है, ये 3 साल से चल रहा था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा हो गया है। मोदी जी ने भी इसका नाम ले लिया, सारे मीडिया ग्रुप्स भी इसके बारे में छानबीन करने लग गए। ये भी पता चला कहां से हो रहा है, कैसे किया जा रहा है। फिर भी कहा जाए तो अवेयरनेस उतनी नहीं है। अभी भी लोगों को डरा करके किसी भी तरीके से कि भैया आपका आधार कार्ड का इस्तेमाल करके कोई गलत काम हो रहा है, ठीक है। बेसिक यही है इसका। आपको कॉल आती है, आपके आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है, उससे एक नंबर निकला है, आपका फोन बंद कर दिया जाएगा। आपके आधार कार्ड का मिसयूज होकर कंपनी रजिस्टर हुई है, उसने टैक्स नहीं पे किया है, आपको जेल हो जाएगी। आपके आधार कार्ड का यूज करके कोई कोरियर जा रहा था फेडेक्स से या डीटीडीसी से और उसमें ड्रग्स मिली है या दूसरा कुछ मिला है,
आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ भी बता देते हैं वो आपको, ना कि आपके नाम पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग का खेल हो रहा है, आपके नाम पर कुछ सर्विस टैक्स का कोई प्रॉब्लम है, जीएसटी का कुछ प्रॉब्लम है, इस तरह का कुछ भी आपको बताया जाता है कि आपके आधार कार्ड पे हो रहा है और अब आपको थाने आना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे मैं तो यहाँ पर हूं नहीं, दूरी का आप बहाना होगा सामने, और वही आपको ऑफर करेंगे कि ठीक है ऑनलाइन ही आपकी पूछताछ कर ली जाएगी। अब इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी वो आपको ये नहीं कहते कि यू आर डिजिटली अरेस्ट, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों को ये लगता है कि डिजिटल अरेस्ट एक टर्म सुन लिया है दिमाग में, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, ठीक है। यहां पर वो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर शुरुआत से अंत तक आपको यही लगता है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपको पाक साफ निकलना है, बट अंत में जाकर के वो आपके पैसों को खंगालते हैं। आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं उसको इस बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए, उस बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए, ताकि इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक हम ये देख सकें कि वाकई ये पैसा कोई इलीगल पैसा तो नहीं है। और जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी हम जो है आपको ये पैसा आपके खाते में लौटा देंगे। ये अंत में होता है, पूरी 5-5 दिन 15-15 दिन की प्रक्रिया चलती है इनकी। शुरुआत के 20-20 दिन तक बंदे को नहीं पता होता है कि एक्चुअली मोटिव क्या है इस पूरे प्रक्रिया का। वो यही सोचता रहता है कि मुझे तो निर्दोष साबित होना है, पर अंत में जाकर के जब वो पैसे मांगता है तो चूंकि आपका माइंडसेट वैसा हो चुका होता है इतने दिन तक डिजिटल अरेस्ट होते होते कि आप वो सारा पैसा बैंक जाकर के भी लोग ट्रांसफर करके आ रहे हैं, एफडी तोड़वा के आरटीजीएस करके आ रहे हैं। ये हाल हो जाता है लोगों का। दूसरा एक इसी में इंक्लूड कर दो, वो डिजिटल अरेस्ट तो नहीं है लेकिन डर का माहौल बना करके फोन करते हैं, भैया तुम कौन देख रहे हो, हमारे पास सीडीआर रिपोर्ट आई है, एक डेटा हिस्ट्री रिपोर्ट आई है आपके क्रोम से, गूगल की तरफ से, और बताया जा रहा है कि आप गलत मूवीज देखते हैं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके नाम पे पैसे ले रहे हैं। फिर कॉल आती है माँ बाप को कि आपका बच्चा कहाँ है, उसको हमने अरेस्ट कर लिया पुलिस वाला बन करके, तो उससे भी तो ये डर वाला फैक्टर था। पहला पिग बुचरिंग था, और ये स्कैम जो पूरा है ये डरा करके कि आपकी बेटी गिरफ्तार कर ली गई है, आपका बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है। भाई एक बात समझो, कोई भी पुलिस यहां पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, इस डिवाइस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। फोन भी आएगा तो बोलेंगे फला थाने आ जाओ, नहीं तो हम आ रहे हैं तुमको उठाने के लिए। तो बेसिक याद रखो, डरने की जरूरत नहीं है। रिश्वत कोई फोन पे तो नहीं मांगेगा ना कि तुम्हारे बच्चे को छोड़ने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत अभी फोन से भेज दो, नहीं मांगेगा कोई भाई, ये याद रखो। तो बेसिक ही यही है कि अगर ऐसी कोई स्थिति है, आपने गलत नहीं किया है, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे थाने जाइए, थाने जाकर के नियरेस्ट थाने जाकर के रिपोर्ट कीजिए। और अब अवेयरनेस इतनी ज्यादा है, फिर भी अखबारों में मामले आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप आगे तक पहुंचाएंगे तो लोगों को इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। एआई के माध्यम से बहुत ज्यादा अपराध किया गया, यानी कि एआई के माध्यम से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, विराट कोहली हुए, अनंत अंबानी, महेंद्र सिंह धोनी, अक्षय कुमार, ऐसे लोगों की इमेजेस का इस्तेमाल करके, एआई का इस्तेमाल करके, सदगुरु जो है उनके जो है इमेजेस और वीडियोस का इस्तेमाल करके एआई के थ्रू कुछ भी बोलता हुआ विज्ञापन दिखाया गया और फर्जी बेटिंग वेबसाइट्स को प्रमोट किया गया। तो इस तरह के भी अपराध हमने देखे, जहां पर लोगों को उन बेटिंग वेबसाइट पर ले जाकर के उनके साथ ठगी की गई। एआई का इस्तेमाल वॉइस क्लोनिंग में भी किया गया, बच्चों की वॉइस क्लोन कर ली गई, उसके बाद उनके पेरेंट्स को सुनाया गया कि आपका बच्चा हमारे कब्जे में है, उसने रेप थ्रेट कुछ आ गई है और ऐसा हो गया। तो ये एक एआई के माध्यम से भी होने वाले अपराध जो है 2024 में बहुत ज्यादा बढ़े। इसके अलावा एक और टर्म बहुत चर्चा में रहा, वो था मनी म्यूल। मनी म्यूल क्या है? दरअसल जितने भी साइबर अपराध होते हैं जो मैंने आपको बताया, अगर इंडिया में किसी के साथ स्कैम करना है तो एक पैसे लेने के लिए बैंक अकाउंट और कम्युनिकेट करने के लिए एक सिम कार्ड होना जरूरी होता है। चाहे व्हाट्सएप से कम्युनिकेट किया जाए, चाहे फोन किया जाए या टेलीग्राम पर अकाउंट बनाया जाए, सिम कार्ड की जरूरत होती है। तो ऐसे बहुत सारे भारतीयों को जाने अनजाने किसी को लालच के तौर पर लालच देकर के उनसे पैसे लेकर के उनका अकाउंट खरीद लिया जाता है, या किसी के अनजाने में ही उनके नाम से फर्जी अकाउंट्स खोल दिए जाते हैं। कई बैंकर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि फेक बैंक अकाउंट्स खोल करके साइबर अपराधियों को लाखों रुपए में बेच देते। तो ये एक मनी म्यूल टर्म जो है ये बहुत ज्यादा चला पिछले साल, क्योंकि जितने भी साइबर अपराध होते थे, जैसा कि बताया 50% साइबर अपराध जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से हो रहे हैं, उन साइबर स्लेवरी वाले सेंटर्स से हो रहे हैं। तो वहां पर क्या है कि अपराधी वहां बैठे हैं, पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है। तो पुलिस जब पकड़ती है तो किसको पकड़ती है? इंडिया में उस मनी म्यूल को पकड़ती है जिसके बैंक खाते में पैसे लिए जा रहे हैं। म्यूल कौन होता है? म्यूल वो होता है जो कि माध्यम बनता है। दरअसल साइबर अपराधी विक्टिम से, जिसको ठग रहे हैं, उनसे पैसा लेते हैं म्यूल अकाउंट में, और म्यूल अकाउंट से उस पैसे को क्रिप्टो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पैसा तो क्रिप्टो के फॉर्मेट से बाहर निकल गया, अपराधी बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन वो जो गरीब आदमी था, मजदूर था, स्टूडेंट था, जिसने पैसे की लालच में 5,000 रुपए लेकर के अपना अकाउंट बेचा था, या
जिसके नाम पे फर्जी अकाउंट खुल गया, बैंकर ने मिलीभगत करके खोल दिया, वो फंसता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये टर्म भी पिछले साल बहुत ज्यादा सुनने को आया। तो एक तो मनी म्यूल मत बनिए, ये बहुत ही घातक है। आरबीआई बार बार कहता आ रहा है कि अगर आपको मनी म्यूल होते हुए पकड़ा जाता है तो आपको ही सजा होगी। यहाँ पर आप आसानी से कह के नहीं निकल सकते कि अरे मैं तो गलती से आ गया, मैंने तो बस पैसों के लालच में ऐसा कर दिया। अगर पैसों के लालच में किया है या कैसे भी किया, गलती से हुआ है, अनजाने में हुआ है, बैंकर ने धोखा करके आपके डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर लिए हैं, तो इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपने जानबूझकर ऐसा किया है तो निश्चित ही इसकी एक सजा निर्धारित की गई है और आप गिरफ्तार भी होंगे और आपके साथ सारी कार्रवाइयां होंगी। तो पूरा 2024 का खाका मैंने आपको समझाया। 2025 आ चुका है, अब नया सिलसिला शुरू होगा। जैसे जैसे स्कैम्स आएंगे मैं आपको अवगत कराता रहूंगा टाइम टू टाइम, और उम्मीद है आप भी जुड़े रहेंगे इस पूरे चैनल पे। तो स्कैम्स ऐसा नहीं है कि इतने ही थे, बहुत सारे स्कैम, सारे स्कैम लगभग पूरे साल चलते रहे। ऐसा नहीं कि OLX का स्कैम बंद हो गया, या ऐसा नहीं कि फोन करके रिश्तेदार बन करके आपको बोला कि आपके पैसे गलती से मैंने भेज दिए हैं उनसे, तो वो सब भी चलते रहे हैं। पर उसके बारे में हम तमाम चर्चाएं करते रहे हैं, जो आपके नाम पे स्कैम हो या और भी स्कैम चलते रहे हैं, तो वो हम लगातार बात करते रहे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर जिनकी जो 2024 में जिनका बोलबाला रहा है, उसको मैंने आज इस वीडियो में इंक्लूड किया है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, समय समय पर ऐसी अपडेट देता रहूंगा आपको। और हाँ, अगर अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इस तरह के स्कैम से बचाना है और ऐसी अपडेट्स देनी है तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दिया कीजिए। हमारा भी मनोबल बढ़ता है और साथ में लोगों को भी अवेयरनेस होती है, उन तक भी अवेयरनेस पहुंचती है, और कहीं ना कहीं वो इस तरह के साइबर अपराध में पड़ने से बचते हैं। फिर से वही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।